Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be fine. I am Dr. Meghwal, PGT Economics from Kendra Vidyalaya number 2, Military Station Udaipur. As we know that in class 12th economics there are two books. First, Introductory Macroeconomics, and second, that is the Indian Economic Development. तो आज हम दूसरी बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. द चैप्टर नेम इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम अलग अलग पार्ट में इसकी स्टडी करेंगे. तो सबसे पहली बात तो यह है कि आज़ादी के समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी. जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ब्रिटिश लोगों से हमारा देश आज़ाद हुआ, तब हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी. तो बेसिकली हम जानते ही है कि ब्रिटिश लोगों ने हमारी इंडियन इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया, और उस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी नहीं थी जब अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़कर गए, क्योंकि उन्होंने कई तरीके से अपने देश को लूटा और हमारी इकोनॉमी को बर्बाद किया. तो इसकी हम डीपली स्टडी इस चैप्टर में करेंगे. ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी डाउनवर्ड चली गई, हमारी इंडियन इकोनॉमी एक बैकवर्ड कंडीशन में चली गई थी और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो गया था. तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी देश की अर्थव्यवस्था एक बैकवर्ड लेवल पे चली गई. तो उन सभी कारणों की हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, और हम उन सभी दूसरी चीज़ों की भी स्टडी करेंगे जिसमें कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया. तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल. कॉलोनियल रूल के अंदर, ब्रिटिश रूल को हम कॉलोनियल रूल भी बोलते हैं, और कॉलोनियल रूल के अंदर हमारी इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट था वो बहुत ही लो लेवल का था. तो इस चीज़ को समझने के लिए हम इसके दो पार्ट करते हैं. पहला पार्ट है बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब कि ब्रिटिश रूल के आगमन से पहले हमारे देश की इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी. जब ब्रिटिश हमारे देश में नहीं आए थे तब क्या कंडीशन थी, और ब्रिटिश लोगों के आने के बाद जब उन्होंने हमारे देश में व्यापार किया, व्यापार करके वो इतने पावरफुल हो गए कि यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनको हराकर इंडिया का रूलिंग सिस्टम अपने हाथ में ले लिया और वो रूलर बन गए. सो फर्स्ट, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. लोगों के जीवन का जो महत्वपूर्ण सोर्स था वो एग्रीकल्चर ही था. ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे. इंडिया वॉज वेल नोन इन हैंडीक्राफ्ट, और हमारा देश हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, हमारा देश हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर में पूरे वर्ल्ड में फेमस था. पूरी दुनिया में हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की पहचान थी. सो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वॉज वेल डेवलप्ड. इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी विशेषकर कपड़ों के मामले में हम देखते हैं तो कॉटन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल, इन दोनों का बहुत अच्छा विकास हुआ. ये हम बात कर रहे हैं अंग्रेज़ों के आगमन से पहले की. तब हमारे देश में जो कॉटन का कपड़ा बनाया जाता था, हाथ से बुनकर बनाया जाता था, वीवर्स कपड़ा बुनते थे और उनके बुने हुए कपड़ों की, वीविंग क्लोथ्स की पहचान पूरे विश्व में थी. इसी टाइप से सिल्क के और कॉटन के कपड़े बनाए जाते थे, बहुत ही वर्ल्ड फेमस थे, जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही थी, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था, और बेरोज़गारी नहीं थी, गरीबी भी नहीं थी. इसके अलावा मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क, मेटल और प्रेशियस स्टोन, मेटल दैट मीन्स द वर्क ऑफ ज्वेलरी, सोना चांदी के गहने बनाए जाते हैं, तो उस मामले में हमारा देश अग्रणी स्थान पे था. प्रेशियस स्टोन, जो जनरली अंगूठी में जो स्टोन धारण करते हैं लोग, उसका भी अपना एक अलग महत्व है, वो बहुत ही कीमती होते हैं.
तो उसका वर्क भी बहुत अच्छे ढंग से किया जाता था, जिसकी वजह से हमारे देश की पहचान विदेशों में थी और विदेशों में हमारे इन सभी प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी। और हम जब ये प्रोडक्ट्स विदेशों में बेचते थे तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता था और उस अच्छे प्रॉफिट की वजह से हमारे देश के जो लोग थे उनको समय पे रोज़गार मिल जाता था और अच्छी मजदूरी मिल जाती थी, तो गरीबी और बेरोज़गारी कम थी। और ब्रिटिश लोगों के आने के बाद में ये सब इंडस्ट्रीज़ जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है वो बर्बाद कर दी गई, जिसकी वजह से अपने देश में गरीबी और बेरोज़गारी बढ़ गई। इसी पॉइंट के अंदर हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। दीज प्रोडक्ट्स एंजॉयड ए वर्ल्ड वाइड मार्केट, जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रोडक्ट सिल्क टेक्सटाइल है, कॉटन टेक्सटाइल है, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के अंदर स्कल्पचर है और प्रेशियस स्टोन वर्क है, मेटल का वर्क है और भी इसके अलावा ये कुछ एग्जांपल है। और भी इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारे देश में डेवलप थी, तो उसकी वर्ल्ड वाइड मार्केट था, उसकी वर्ल्ड वाइड उसकी पहचान थी। एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द रेपुटेशन ऑफ द फाइन क्वालिटी मटेरियल। जो मटेरियल बनाया जाता था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, एक्सीलेंट क्वालिटी का मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता था, जिसकी वजह से लोग उस मटेरियल की डिमांड करते थे। एंड द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, जो क्राफ्ट्समैन होते थे उनका भी एक स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड होता था। उनकी क्राफ्टिंग, जैसे कि सोने चांदी गहने होते हैं उसके ऊपर जो क्राफ्टिंग की जाती है, डिजाइन बनाई जाती है, इसी टाइप से स्टोन के वर्क में भी क्राफ्टिंग की जाती है। तो और मूर्ति कला जो होती है, स्कल्पचर होती है, उसमें भी लोगों की अच्छी पकड़ थी, अच्छा उनका स्टैंडर्ड था। तो प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड की वजह से, प्रोडक्ट्स की अच्छी क्वालिटी की वजह से उनकी पहचान पूरे वर्ल्ड वाइड में थी और बहुत सारा प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट किया जाता था। दैट प्रोडक्ट्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम आवर कंट्री। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो ब्रिटिश लोगों के आगमन से पहले अपने देश में थी, और ब्रिटिश लोगों के आने के बाद में उन्होंने मशीन मेड प्रोडक्ट को स्थान दिया। जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज में बनाया जाता था मशीन मेड प्रोडक्ट, और उस मशीन मेड प्रोडक्ट की वजह से हमारे देश में जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन होता था, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, उसकी डिमांड कम हो गई और धीरे धीरे हमारे देश के जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो वीवर्स थे, वो बेरोज़गार हो गए और हमारे देश में बेरोज़गारी और गरीबी बढ़ने लगी, क्योंकि मशीन का बनाया हुआ प्रोडक्ट जो ब्रिटेन में था वो ब्रिटेन से यहाँ लाया जाता था इंडिया में, और इंडिया में उसको बेचा जाता था। अब देखिए, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के दौरान ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन बद से बदतर होने लगी, खराब, वर्स्ट कंडीशन होने लगी इंडियन इकोनॉमी की, और अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं बैकवर्डनेस इकोनॉमी में आ गई, स्टैग्नेंट इकोनॉमी आ गई। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उनके द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती थी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इन इंडिया वर कंसर्न्ड मोर विद द प्रोटेक्शन एंड promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian economy। जो मेन प्रमोशन और प्रोटेक्शन किया जाता था ब्रिटिश इकोनॉमी का किया जाता था। उनकी पॉलिसी इस टाइप की होती थी जिसकी वजह से वो चाहते थे कि ब्रिटिश इकोनॉमी डेवलप हो, और इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचते थे, और इंडिया के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचते थे। तो मशीन मेड प्रोडक्ट वहाँ से ले आते थे, तो उसके लिए उनका खुद की इकोनॉमी को प्रमोट करना उनका टारगेट था, और अपनी खुद की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये पॉलिसी बनाई जाती थी। नेक्स्ट थिंग इज दैट सच पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो ब्रिटिश लोग जो रूलर थे, तो वो जो इकोनॉमी के लिए पॉलिसी बनाते थे वो हमारी
हमारे इंडिया के लिए अच्छी नहीं थी, ब्रिटिश लोगों के लिए अच्छी थी। तो इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रक्चर को उन्होंने चेंज कर दिया। इकोनॉमी की स्ट्रक्चर को कैसे चेंज किया? ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू नेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो इकोनॉमी की स्ट्रक्चर को उन्होंने इस टाइप से चेंज किया कि अब इंडिया रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया। जो रॉ मटेरियल यहाँ पे प्रोड्यूस होता था वो रॉ मटेरियल डायरेक्ट ब्रिटेन ले जाया जाता था, और वहाँ से उस रॉ मटेरियल से, जैसे कि कॉटन एक रॉ मटेरियल है, जूट एक रॉ मटेरियल है, तो उसको ब्रिटेन ले जाया जाता था और वहाँ पे उसकी फिनिश्ड गुड्स बनाई जाती थी। मतलब फैक्ट्रीज में उससे कपड़ा बनाया जाता था और वो कपड़ा वापस इंडिया के मार्केट में ला कर के बेचा जाता था, तो वो थी फिनिश्ड गुड्स। तो कंज्यूमर हमारे इंडिया से उनको मिल गए जो कि फिनिश्ड गुड्स, उनकी फिनिश्ड गुड्स को यहाँ आसानी से बेचा जा सकता था, और इंडिया से उनको रॉ मटेरियल मिल गया जो सस्ती रेट से यहाँ से लेकर चले जाते थे। तो एक बात तो उनको ये कि रॉ मटेरियल सस्ता यहाँ से मिलने लगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे उनको बहुत सारे कंज्यूमर मिल गए जिनको वो अपना मशीन मेड प्रोडक्ट आसानी से बेच सकते थे। तो इस टाइप से उन्होंने इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, क्योंकि पहले हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ये नहीं था। हमारे देश का रॉ मटेरियल हमारे देश में ही प्रोडक्शन के लिए यूज होता था। हमारे वीवर जो होते थे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के तौर पर सिल्क टेक्सटाइल और कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते थे, और हमारी इकोनॉमी इस मामले में ग्रो करती थी। तो मेन चीज़ इसमें समझने की ये है कि ब्रिटिश लोग जो थे वो हमारे देश से रॉ मटेरियल लेकर चले जाते थे, वो भी सस्ती रेट में। तो फिर हमारे वीवर्स के लिए या फिर जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और भी दूसरे टाइप्स के बनाते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल बच नहीं पाता था, तो फिर उनको बेरोज़गार होना पड़ा। दूसरी बात, उनका प्रोडक्ट जो मेहनत से बनाते थे तो वो प्रोडक्ट कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि ब्रिटिश लोग अपने देश से सस्ता प्रोडक्ट बना करके, जो कि मशीन मेड प्रोडक्ट था, तो मशीनरी से या इंडस्ट्री में जो बना हुआ प्रोडक्शन है वो कम रेट पे बनाया जा सकता है, उसकी कॉस्ट कम आती है। तो इस वजह से वो यहाँ पर लाकर बेच देते थे, तो उनको कंज्यूमर अवेलेबल हो जाते थे। और हमारे देश के जो वीवर्स का जो प्रोडक्शन है, हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर्स है, उनका प्रोडक्शन हमारे देश में नहीं बिक पाता था, तो जिसकी वजह से वो बेरोज़गार हो गए और अपने देश में बेरोज़गारी और गरीबी बढ़ गई और हमारी इकोनॉमी है वो डाउनवर्ड्स चली गई और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो डाउन हो गई। तो ये बेसिक चीज़ है, ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आप अपने मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बेसिक थीम है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल इनकम। अब दूसरी बात यह है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए कोई एफर्ट नहीं किए, कोई अटेम्प्ट नहीं किया जिससे कि हमारे देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट की जा सके और पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की जा सके। ऐसा कोई वो अपना सिंसियर एफर्ट नहीं करते थे। जैसा कि जनरली अभी डेमोक्रेसी में अपने देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, जिसके बारे में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। तो देश की नेशनल इनकम कितनी है, किस जगह पे यूज हो रही है, कहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, ये सब एस्टिमेशन लगाते हैं। तो फिर हमारी इकोनॉमी को ये सब एस्टिमेट लगा करके हमारी इकोनॉमी को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इस टाइप का कोई एफर्ट नहीं किया। कुछ इंडिविजुअल पर्सन थे, उन्होंने अपने देश की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट करने के लिए कुछ एफर्ट किए, जिसमें उनके नाम लिए जा सकते हैं दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, VKRV राव एंड RC देसाई। ये कुछ इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने अपने लेवल पे, अपने पर्सनल लेवल पे इंडियन इकोनॉमी की जो टोटल नेशनल इनकम है और पर कैपिटा इनकम है उसको कैलकुलेट करने का एफर्ट किया, कैलकुलेट करने का अटेम्प्ट किया।
तो नेशनल इनकम क्या होती है वो आप जनरली पढ़ ही चुके हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं और भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। जिस टाइप से हमारी फैमिली की टोटल इनकम होती है, इसी टाइप से पूरे देश की जो इनकम होती है वो नेशनल इनकम होती है। जनरली इससे मिलता जुलता टर्म जीडीपी भी यूज़ किया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और नेशनल इनकम के लिए जो टर्म यूज किया जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और पर कैपिटा इनकम मतलब कि नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड किया जाता है तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी इनकम आती है वो पर कैपिटा इनकम होती है। पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए क्या किया जाता है, नेशनल पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पूरे कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है उससे नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं तो वो पर कैपिटा इनकम होगी। जैसे कि मान लो किसी इकोनॉमी की इनकम है वो 100 करोड़ है और टोटल जो कंट्री में जो लोग रह रहे हैं वो भी 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ को 100 करोड़ से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया, तो पर कैपिटा इनकम कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। अगर मान लो 100 करोड़ पर कैपिटा इनकम है और 20 करोड़ लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ है, तो 100 करोड़ को 20 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो टोटल 5 जो है वो पर कैपिटा इनकम आएगी। इस टाइप से पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है कि अपने देश के एक व्यक्ति की इनकम कितनी है, उससे हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे देश से भी। तो ये पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम के बारे में था। अब उस समय हमारे देश की टोटल नेशनल इनकम की जो ग्रोथ होती थी वो ग्रोथ कितनी थी, वो ग्रोथ बहुत ही कम थी, दैट इज़ लेस देन 2%। वो बहुत 2% से भी कम हमारे देश की ग्रोथ रेट थी। नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट सिर्फ 2% से कम थी। और ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम दैट वाज 0.5%, जो आधा % ही पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ होती थी। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ब्रिटिश रूल के टाइम में अपने देश की जो इनकम थी वो बहुत ही कम इनकम थी और ग्रो भी नहीं कर रही थी, इंक्रीज भी नहीं हो रही थी, कहने का मतलब। तो इस वजह से हमारे देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड डाउन था और डेवलपमेंट बहुत ही कम रेट से हो रहा था। तो ऐसी इकोनॉमी को हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी या बैकवर्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं। ऐसी कंडीशन हमारे देश की थी ब्रिटिश रूल के टाइम में। अब हम इस लेसन के अंदर जो चीज़ें पढ़ेंगे, जो मेनली इसका यहाँ पे समरी दी हुई है कह सकते हैं, या फिर जो मेन पॉइंट है वो अभी इसमें आपके दिखाए गए हैं, जिसकी स्टडी हम पूरे लेसन में करेंगे। ऐसा नहीं कि आज ही इन सब लोग सब की स्टडी करेंगे। आज हम इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर की स्टडी करेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट के रूप में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था ब्रिटिश रूल के टाइम में, या फिर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस फॉरेन ट्रेड कैसा था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैसा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था और अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, वो पूरी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे 1 by 1। तो आज तो हम सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में इसकी स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा पोर्शन आता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की फीचर्स क्या थी, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल और द colonial rule, what was the features of agriculture sector? First, that is the low productivity. Second, loss due to huge cost involved. Third point, lack of means of irrigation. And fourth point, subdivision of land holdings. तो पहली बात, हमारे इंडियन इकोनॉमी जो थी उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में बिल्कुल ही प्रोडक्टिविटी कम थी। प्रोडक्टिविटी को 2 तरीके से मेजर किया जाता है, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी एंड पर लेबर प्रोडक्टिविटी। पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी दैट मीन्स 1 हेक्टेयर में एवरेज कितना प्रोडक्शन होता है। 1 हेक्टेयर लैंड का जो पोर्शन होता है उसमें एवरेज जो प्रोडक्शन होता है वो हमारी वो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड होती है, तो वो बहुत ही कम थी। मान लीजिए 10 हेक्टेयर्स लैंड एरिया है और 10 हेक्टेयर्स में मान लो 100 क्विंटल का प्रोडक्शन होता है किसी फूड ग्रेन का, तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10, तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हो जाएगा 10 क्विंटल। तो ये एग्जांपल के तौर पे है, इस टाइप से हम लैंड की प्रोडक्टिविटी निकालते हैं।
तो वो लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी। अगर लैंड फर्टाइल होती है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। अगर मान लो कोई किसान है और उसकी लैंड फर्टाइल लैंड है, इरिगेशन फैसिलिटी भी अच्छी है और भी सब सुविधाएं वहाँ पे है, तो वहाँ पे 1 हेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। और एक दूसरा किसान है जहाँ पर लैंड की फर्टिलिटी भी अच्छी नहीं है, फर्टिलाइज़र भी नहीं डाले जा रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं है, तो फिर वहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा। तो इस टाइप से लैंड की प्रोडक्टिविटी ब्रिटिश लोगों के टाइम में अपने देश में बहुत ही कम थी। और प्रोडक्टिविटी को लेबर के हिसाब से भी मापा जा सकता है कि एक लेबर अपना कंट्रीब्यूशन देख करके एवरेज कितना प्रोडक्शन करता है, तो वो लेबर के हिसाब से प्रोडक्टिविटी होगी। तो लेबर के हिसाब से भी और लैंड की फर्टिलिटी के हिसाब से भी प्रोडक्टिविटी जो थी वो अपने देश की कम थी। लॉस ड्यू टू यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, और एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता था। प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से लॉस होता था, क्योंकि जितना प्रोडक्शन की कॉस्ट लग रही थी उतनी फिर प्रोडक्टिविटी नहीं थी, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। इस वजह से किसानों को लॉस होता था और ओवरऑल इकोनॉमी को भी इससे लॉस होता था। लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ही कम जगह पे थी, जहाँ पे पॉन्ड या वेल और कैनाल की व्यवस्था थी। बहुत ही कम एरिया में ऐसी व्यवस्था थी। बाकी जगह पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है सिर्फ रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता था। अगर रेनफॉल अच्छा हो गया तो इरिगेशन हो जाती थी अच्छी तरीके से और प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाता था। लेकिन किसी एरिया में रेनफॉल की कमी हो जाती थी, तो रेनफॉल की कमी की वजह से प्रोडक्शन भी कम हो जाता था। तो मीन्स ऑफ इरिगेशन की वहाँ पे कमी थी। सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जो लैंड होल्डिंग्स होती थी, जो फार्म्स होते थे, उनका डिवाइडेशन की वजह से, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की वजह से, उसके सब डिवीजन हो जाने की वजह से भी प्रोडक्शन कम होता था। और इस टाइप से हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंडीशन थी अच्छी नहीं थी, जिसको स्टैग्नेंट कंडीशन कह सकते हैं, बैकवर्ड कंडीशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। जबकि ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड थी और एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन ही अच्छी नहीं थी, तो फिर उनको एक पॉवर्टी में गुजरना पड़ता था, एक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना पड़ता था। तो ये थी एग्रीकल्चर सेक्टर की फीचर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर की विशेषताएं। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर में बैकवर्डनेस आ गई। फर्स्ट इसके अंदर कॉज है वो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब देखिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या होता था। जनरली अपने देश में ज़मींदारी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम और रेतवाड़ी सिस्टम जो चलता था, इसके बारे में हम डिटेल अभी पढ़ेंगे। वैसे ये हिस्ट्री का पोर्शन है जिसमें हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत डिटेल में दिया जाता है। तो सिंपली आपको समझना है कि ज़मींदारी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम और रेतवाड़ी सिस्टम, ये अलग अलग टाइप के सिस्टम थे, जिसमें जो फार्मर्स होते थे, टेनेंट्स होते थे, जो बेसिकली जो फार्म के अंदर मेहनत करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फूड्स क्रॉप का, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको बहुत ही कम पोर्शन मिलता है। जो ये सिस्टम दिए गए हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसमें किसान को बहुत ही कम प्रोडक्शन मिलता है, प्रोडक्शन का बहुत ही कम पार्ट मिलता है और ज़्यादातर पार्ट रेवेन्यू के रूप में ज़मींदार के द्वारा वसूल कर दिया जाता है और ज़मींदार उसमें से कुछ पार्ट अपने पास रखता है। और फिर जो राजा महाराजा होते थे ब्रिटिश रूल के अधीन, वो लोग कुछ पार्ट लेते थे और फिर कुछ पार्ट है वो ब्रिटिश लोगों को दिया जाता था। तो इस टाइप से जो वास्तव में मेहनत करने वाला किसान है उसके पास में प्रोडक्शन का बहुत ही कम पार्ट बचता था, जिससे वो अपने परिवार का गुजारा भी नहीं कर पाता था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसको बहुत ही अपने प्रोडक्शन का बहुत ही कम हिस्सा मिलता था। तो इस सिस्टम की वजह से एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कोई ऐसा एफर्ट नहीं करता था जिससे कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की स्थिति अच्छी हो जाए।
तो ज़मींदारी सिस्टम है वो बंगाल प्रेसिडेंसी में था, और महालवाड़ी सिस्टम जो था वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आगरा के आसपास का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे था। पंजाब गैंगेटिक वैली, गंगा की जो वैली है उसके अंदर ये इस सिस्टम डेवलप किया गया था। पंजाब में सिस्टम डेवलप किया था। पंजाब हमारा इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी, क्योंकि पाकिस्तान भी उस समय अपने देश का ही पार्ट था। तो ये महालवाड़ी सिस्टम चालू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। फिर रेयतवाड़ी सिस्टम मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कुछ पार्ट असम के, वहाँ पे ये सिस्टम डेवलप किया गया था। तो ये सिस्टम मेनली मैंने आपको बताया, इसमें फार्मर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं कर पाता था। नेक्स्ट लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर ही जमींदार्स एडॉप्टिंग सच एन एटीट्यूड डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड। देखो, जमींदार लोग जो होते थे किसान से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और वो रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश लोगों को देते थे। तो उनके लिए एक स्पेसिफाइड डेट हुआ करती थी, उस स्पेसिफाइड डेट को वो रेवेन्यू जमा करवाते थे, और रेवेन्यू का अमाउंट भी फिक्स था। तो जब ज़मींदार के लिए इतनी पाबंदियां थी, तो ज़मींदार ये सब किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करके ही कर पाते थे, क्योंकि ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा रेवेन्यू किसानों से कलेक्ट करते थे और वो ब्रिटिश लोगों के पास में जमा करवाते थे। इस वजह से किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था। फेलिंग द विच जमींदार वर टू लूज देयर राइट्स। अगर जमींदार टाइम पे रेवेन्यू जमा नहीं करवाता था, तो उनकी ज़मींदारी है वो छीन ली जाती थी, उनकी ज़मीन छीन करके किसी दूसरे ज़मींदार को दे दी जाती थी। सो फार्मर्स वर्स एक्सप्लॉयटेड बाई जमींदार के द्वारा, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा फार्मर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। नेक्स्ट, तो अभी हमने एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन का पहला पॉइंट डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स, नाउ दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। फार्मर्स वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के बजाय वो कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे थे, विच वर टू बी अल्टीमेटली यूज्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम। तो अब देखिए इसके अंदर फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स क्या होती है। फूड क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर जनरली यूज्ड एज फूड, और फूड के रूप में जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वीट है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, राइस है, ये सब फूड क्रॉप्स है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल है, हमारे देश के कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, तो वो फूड क्रॉप्स होती है। कैश क्रॉप्स जो होती है जनरली इसके अंदर मेन टारगेट प्रॉफिट कमाना होता है, जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, और इसके अलावा जूट, रबर, कॉफ़ी, टी, ये सब जो होती है वो कैश क्रॉप्स होती है, और उस कैश क्रॉप्स का मेन टारगेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो ब्रिटिश लोगों के आने से अपने देश में फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन तो कम हो गया, और कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से अपने देश में फूड क्रॉप्स की कमी हो गई और बहुत सारे लोग भूखमरी के शिकार हो गए, भूख से मरने लगे, क्योंकि यहाँ पे फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम होने लगा। तो ये भी एक एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस का एक मेन कारण था। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन इन एग्रीकल्चर। पार्टीशन, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के रूप में। और बांग्लादेश भी, जो कि आज बांग्लादेश अलग से देश है, वो भी एक पाकिस्तान का ही पार्ट था। तो अपने इंडिया का बहुत सारा जो एरिया है वो पाकिस्तान के पास चला गया, डिवाइड हो गया, और जो फर्टाइल लैंड थी बंगाल के अंदर
वो भी अपने देश में नहीं रही, वो पाकिस्तान के पास चली गई। और जो फर्टाइल लैंड थी पंजाब की वो और सिंध की, वो भी पाकिस्तान के पास चली गई। और इस वजह से पार्टीशन का हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। द मेन कॉज ऑफ फूड शॉर्टेज इन इंडिया आफ्टर पार्टीशन was the food surplus areas of West Punjab and Sindh went to Pakistan। जो जहाँ पे फूड सरप्लस होता था, एक्स्ट्रा फूड प्रोड्यूस होता था, वो एरिया जो कि वेस्ट पंजाब का था पाकिस्तान में चला गया, सिंध प्रांत जो था वो भी पाकिस्तान में चला गया। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हो गई। जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें जूट प्रोड्यूसिंग एरिया चला गया। तो हमारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि हमारे देश में जूट की कमी हो गई इंडस्ट्रीज चलाने के लिए। तो एक और एग्रीकल्चर के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में लो इन्वेस्टमेंट की वजह से भी एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पा रही थी। दैट मीन्स लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत ही लो था। लैक ऑफ इरिगेशन, ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। और मेनली जो इकोनॉमी है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड थी। एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर का बहुत ही कम यूज किया जाता था। ऑल एडेड अप टू एग्रेवेट द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स की बुरी कंडीशन के लिए ये सब जिम्मेवार थे। एंड कंट्रीब्यूटेड टू द डिसमल लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम हो गई, डिसमल लेवल की हो गई, मतलब बहुत ही लो लेवल की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो गई, क्योंकि हमारे देश में ब्रिटिश रूल के टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता था। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी। क्वेश्चन फर्स्ट रेफर्स टू एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ड्यूरिंग दैट पीरियड। जो कि बताया गया एनुअल परसेंटेज इंक्रीज रियल नेशनल इनकम का एनुअल परसेंटेज जब इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो रेट ऑफ नेशनल इनकम, रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ डेवलपमेंट और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ रेफर्स टू द एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ड्यूरिंग दैट पीरियड। नेक्स्ट, What was the main causes of food shortage in India after partition? पार्टीशन के बाद में जब हमारा देश दो भागों में विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो फूड की शॉर्टेज हो गई। तो फूड शॉर्टेज के क्या कारण थे? The main cause of food shortage in India after partition was that the food surplus areas of West Punjab and Sindh went to Pakistan। जो वेस्ट पंजाब का एरिया और सिंध का एरिया जहाँ पे फूड का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, तो वो एरिया पाकिस्तान में चला गया, तो अपने देश में फूड की शॉर्टेज हो गई। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी क्या होती है वो आपको बताना है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था। लो आउटपुट पर हेक्टेयर, लो आउटपुट पर हेक्टर बहुत ही कम आउटपुट होता है। लो आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड इज कॉल्ड लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। अब अगर लैंड का प्रोडक्शन पर हेक्टर कम होता है तो वो लो प्रोडक्टिविटी होती है। लो आउटपुट पर लेबर लो आउटपुट इज कॉल्ड लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबरर्स। तो लेबरर्स की लो प्रोडक्टिविटी का मतलब कि पर लेबर कम प्रोडक्शन हो रहा है। Yes, now next question. Give the names of some economists who estimated India's per capita income during colonial period। colonial period में इंडिया की नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करने वाले कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे,
उनका नाम बताना है। सो नोटेबल एस्टिमेटर्स ऑफ नेशनल इनकम वर दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, वीके आरवी राव एंड आरसी देसाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि ये जो इकोनॉमिस्ट के नाम दिए गए हैं उन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है वो बताना है आपको। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर अपन खुद अपना जो प्रोडक्शन है उसको सेल्फ कंज्यूम करने के बजाय अगर मार्केट में बेचने के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मेन हमारा जो मोटिव होता है कि जो प्रोडक्शन है उसको मार्केट में बेच करके प्रॉफिट कमाना, तो हम इस प्रोसेस को कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। थैंक यू टू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ के ऊपर अपना ध्यान दें और बोर्ड के एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करें। So thanks once again to all of you.